अपने स्थानीय बोलियों या कहानियों को थिएटर में देखने का मौका मिलता है और पूर्वोत्तर भारत में कोरियाई कंटेंट के अत्यधिक उपभोग को लेकर भी यही चिंता सामने आती है। इनकी आवाजों, चेहरों और संस्कृति को मुख्य धारा से बाहर रखा, अपनी जमीन से जुड़ी कहानियों में भी किनारे कर दिया गया। असम की उर्मिला महंता और सीमा बिस्वास, बैंडिट क्वीन जैसी अभिनेत्रियां भी वैसी स्थायी राष्ट्रीय पहचान नहीं पा सकी, की समृद्ध संगीत परंपरा को भी चुप करा दिया। उसी राज्य की अदाकारा की बजाय प्रियंका चोपड़ा से करवाया गया। लोग तक लैरम्बी जैसी फिल्में फिल्म फेस्टिवल में तारीफ पाती है, लेकिन बॉलीवुड ने कभी भी उन्हें फंडिंग, सहयोग या प्लेटफॉर्म नहीं दिया। और तभी कोरियाई कंटेंट आया। पूर्वोत्तर के युवाओं को आखिरकार कुछ ऐसा मिला जो उनसे जुड़ता था। कोरियाई लहर हल्लू आसमान से अचानक नहीं गिरी, यह एक सांस्कृतिक खालीपन से उपजी। यह वीडियो और आगामी चर्चा कोरियाई मनोरंजन, कोरियाई लोगों या दक्षिण कोरियाई संस्कृति के खिलाफ नफरत या नकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से नहीं है। वास्तव में हम में से कई लोग कोरियाई फिल्में और सीरीज पसंद करते हैं और कोरियाई इंडस्ट्री की शानदार कहानी कहने की शैली, निर्माण गुणवत्ता और रचनात्मकता को सराहते हैं। के ड्रामा, फिल्में और के पॉप ने दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल में नई कहानियां, सांस्कृतिक मूल्य और सकारात्मक जीवन शैली की प्रेरणा दी है। हालांकि जैसे बॉलीवुड का वर्चस्व हरियाणवी, राजस्थानी, बुंदेली, गढ़वाली, हिमाचली, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी जैसी उत्तर भारत की कई क्षेत्रीय फिल्म इंडस्ट्रीज को हाशिए पर ले गया है, वैसे ही यह वास्तविक चिंता है कि कोरियाई मीडिया भी मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे क्षेत्रों में, जहां की फिल्म इंडस्ट्रीज अभी अपने प्रारंभिक या संवेदनशील दौर में है, वहां की स्थानीय रचनात्मक पारिस्थितिकियों को अनजाने में दबा या बदल रहा है। यह दस्तावेजीकरण और शोध कार्य किसी विदेशी कंटेंट के विरोध में नहीं है। यह सवाल उठाने की कोशिश है कि जब कोई बाहरी प्रभाव इतना हावी हो जाए कि वह हमारे देशज कथानकों, भाषाओं और कला रूपों को पीछे धकेल दे, तो हम क्या क्या खो देते हैं। जैसे हरियाणा या उत्तराखंड के लोगों को शायद ही कभी अपने स्थानीय बोलियों या कहानियों को थिएटर में देखने का मौका मिलता है, क्योंकि बॉलीवुड का कंटेंट हर जगह छाया होता है। वैसे ही अब पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर भारत में कोरियाई कंटेंट के अत्यधिक उपभोग को लेकर भी यही चिंता सामने आती है। लक्ष्य है सांस्कृतिक संतुलन, न कि सांस्कृतिक बहिष्कार। विचार है संरक्षण का, न कि अस्वीकृति का। आशा है सह अस्तित्व की, न कि प्रतिस्पर्धा की। वेलकम टू इनर कॉल। इससे पहले कि कोरियाई लहर, कोरियन वेव, पूर्वोत्तर भारत के युवाओं की स्क्रीन और कल्पना पर छा जाती, बॉलीवुड पहले ही सांस्कृतिक उपेक्षा की नींव रख चुका था। मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड या मेघालय जैसे राज्यों की समृद्ध कलात्मक परंपराओं, कहानियों और प्रतिभाओं के बावजूद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने लगातार इनकी आवाजों, चेहरों और संस्कृति को मुख्य धारा से बाहर रखा। दशकों तक बॉलीवुड की चमक धमक ने बड़े पर्दे पर इन समुदायों के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, ना तो नायकों के रूप में, ना ही सशक्त किरदारों के रूप में, और अक्सर तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम पूर्वोत्तर के अभिनेता बॉलीवुड में अपनी जगह बना पाए। सिक्किम से डैनी डेंजोंगपा जैसे शुरुआती स्टार्स ने भले ही अपनी पहचान बनाई, लेकिन ज्यादातर उन्हें विलेन या सैन्य किरदारों में ही देखा गया। मणिपुर की लिन लैशराम जैसी प्रतिभाशाली अदाकारा को तो अपनी जमीन से जुड़ी कहानियों में भी किनारे कर दिया गया। जैसे मैरी कॉम की बायोपिक में उन्हें दरकिनार कर एक उत्तर भारतीय सुपरस्टार को कास्ट किया गया। नागालैंड की एंड्रिया केविचुसा ने अनेक 2022 में आलोचकों को प्रभावित किया, लेकिन आम बॉलीवुड दर्शकों को उनका नाम भी पता नहीं। असम की उर्मिला महंता और सीमा बिस्वास, बैंडिट क्वीन जैसी अभिनेत्रियां भी वैसी स्थायी राष्ट्रीय पहचान नहीं पा सकी जैसी देश के अन्य हिस्सों के कलाकारों को मिलती है। यह बहिष्कार केवल चेहरों तक सीमित नहीं रहा, इसने इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत परंपरा को भी चुप करा दिया। असमी गायक व संगीतकार जुबिन गर्ग, जिन्होंने बॉलीवुड को या अली जैसे सुपरहिट गाने दिए, और अंगारा पापोन महंता, जिनका मोह मोह के धागे दिल छू लेने वाला गीत है, उन्हें कभी मुख्य धारा के बराबर नहीं आंका गया। हालांकि उनके पास घर में विशाल फैनबेस है, लेकिन मुंबई या पंजाब के कलाकारों जैसी प्रसिद्धि उन्हें नहीं मिली। कल्पना पटोवारी जैसी कलाकार जो असम से है, उन्होंने अपनी पहचान भोजपुरी म्यूजिक के जरिए बनाई। अपनी जड़ों को उभारने का मौका उन्हें नहीं मिला। जब पूर्वोत्तर की कहानियां बॉलीवुड में आती भी हैं, तो उन्हें अक्सर बाहरी लोगों के नजरिए से दिखाया जाता है। मैरी कॉम जैसी फिल्म इस मामले में एक चूक थी।
एक प्रतिष्ठित मणिपुरी बॉक्सर की कहानी को उसी राज्य की अदाकारा की बजाय प्रियंका चोपड़ा से करवाया गया। अनेक फिल्म में पूर्वोत्तर के विद्रोह की पृष्ठभूमि थी, लेकिन कहानी का भावनात्मक केंद्र एक उत्तर भारतीय पुरुष किरदार था। नागा शांति प्रक्रिया, मिजो विद्रोह, असम की पहचान से जुड़ी संघर्ष की कहानियां या शिलांग के छात्र आंदोलन, ये सब बॉलीवुड के लिए जैसे अस्तित्व में ही नहीं है, जबकि इन कहानियों में गहराई, भावनात्मक जुड़ाव और सिनेमा के लिए अद्भुत संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर के फिल्मकार जिन्होंने अपने दम पर ये कहानियां बताने की कोशिश की, उन्हें भी संघर्षों का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध असमी फिल्म निर्माता जाहनु बरुआ, जिन्होंने दर्जनों राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, उनकी फिल्में असम के बाहर शायद ही कभी दिखाई जाती है। मणिपुर के अरिबम श्याम शर्मा, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय फिल्म सर्कल में सराहा जाता है, भारत में अधिकतर लोग उन्हें नहीं जानते। हाउबम पावन कुमार की लोकतक लैरम्बी जैसी फिल्में फिल्म फेस्टिवल में तारीफ पाती हैं, लेकिन न ही कोई OTT प्लेटफॉर्म इन्हें दिखाता है, न ही सिनेमाघरों तक ये पहुंचती है। ये फिल्म मेकर बिना किसी सरकारी सहायता, बिना इंडस्ट्री के मार्गदर्शन और सीमित बजट में भी सशक्त सिनेमा बना रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड ने कभी भी उन्हें फंडिंग, सहयोग या प्लेटफॉर्म नहीं दिया। आपने शायद ही कभी किसी असमी, गंगटोक, इन्फाल या आइजोल की बेहतरीन फिल्म का नाम सुना होगा, सिवाय तब जब वो किसी अवार्ड की दौड़ में होती है या किसी खास फिल्म महोत्सव में दिखाई जाती है। ज्यादातर समय ये फिल्में अदृश्य रहती हैं। इस खामोशी के लिए जिम्मेदार कौन है? शायद बॉलीवुड की उपेक्षा, शायद हमारी सामूहिक उदासीनता, या शायद एक ऐसी व्यवस्था जो पहाड़ों की कहानियों को ही नजरअंदाज करने के लिए बनी है। लेकिन परिणाम वही है, क्षेत्रीय सिनेमा का नुकसान और विविध आवाजों का मौन। यह पूरी व्यवस्था जड़ से टूटी हुई है। भारत के शहरों में पूर्वोत्तर की फिल्मों के लिए कोई वितरण नेटवर्क नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर कोई खास जगह नहीं है। टीवी टॉक शोज में पूर्वोत्तर के कलाकारों को जगह नहीं मिलती। न ही फिल्म स्कूलों से मुंबई तक कोई प्रतिभा की पाइपलाइन मौजूद है। यहां तक कि दूरदर्शन जैसे सरकारी चैनल भी पूर्वोत्तर की सामग्री को केवल राष्ट्रीय छुट्टियों पर एक कोटे की तरह दिखाते हैं। फिल्म समारोह और अवार्ड शो भी तब तक पूर्वोत्तर की फिल्मों को नहीं छूते जब तक उन्हें अलग या एग्जोटिक बनाकर बेचा न जा सके। 2000 के दशक की शुरुआत तक पूर्वोत्तर के ज्यादातर कलाकारों को यह समझ आ गया था कि बॉलीवुड में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह प्रतिभा की हार नहीं थी, ये मुख्यधारा इंडस्ट्री की कल्पना और समावेश की असफलता थी। और तभी कोरियाई कंटेंट आया। पूर्वी एशियाई चेहरे, अपने जैसे मूल्य, प्रेरणादायक कहानियां और एकसमान गुणवत्ता के साथ पूर्वोत्तर के युवाओं को आखिरकार कुछ ऐसा मिला जो उनसे जुड़ता था। कोरियाई स्टार्स वो बन गए जो उन्हें कभी बॉलीवुड ने नहीं दिया। कोरियन ड्रामा उनका शाम का अनुष्ठान बन गया। कोरियन फैशन और खाना उनकी नई पहचान बन गई, क्योंकि बॉलीवुड ने उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे कहीं के हैं। कोरियाई लहर हल्लू आसमान से अचानक नहीं गिरी। यह एक सांस्कृतिक खालीपन से उपजी। साल 2000 में मणिपुर में उग्रवादी संगठनों द्वारा हिंदी फिल्मों और टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस फैसले ने सांस्कृतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव ला दिया। बॉलीवुड अचानक गायब हो गया और उस खाली जगह में दाखिल हुए कोरियाई ड्रामाओं के पायरेटेड VCD जैसे ऑटम इन माई हार्ट, विंटर सोनाटा और फुल हाउस। जल्द ही अरिरंग और KBS वर्ल्ड जैसे कोरियाई चैनल स्थानीय केबल नेटवर्क पर दिखाई देने लगे। इन्फाल के युवाओं ने पहली बार ऐसा कुछ देखा। एशियाई चेहरे जो उनके जैसे दिखते थे, पारिवारिक मूल्यों और प्रेम से जुड़ी कहानियां जो उनकी भावनाओं से मेल खाती थी, और एक एस्थेटिक जो उनके स्टाइल से जुड़ा लगता था। मिजोरम में फुल हाउस 2000 के दशक के मध्य में एक सांस्कृतिक घटना बन गया। इसे मिजो भाषा में डब किया गया और प्राइवेट चैनलों पर दिखाया गया। दर्शकों की संख्या अचानक बढ़ गई। कोरियाई ड्रामे भावनात्मक, शुद्ध, हास्यपूर्ण और ईमानदार लगे, जो कुछ भी बॉलीवुड नहीं था। डब किए गए के ड्रामे हर परिवार की शाम का हिस्सा बन गए। यहीं से कोरियाई लहर नागालैंड, अरुणाचल, शिलोंग, आइजोल, असम और नेपाल के काठमांडू व पोखरा तक फैल गई। आज कोरियाई रेस्टोरेंट, के ब्यूटी शॉप्स और के पॉप डांस स्कूल इन शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। पोखरा, शिलोंग और कोहिमा के किशोर कोरियाई वाक्यांश अपनी मातृभाषा से बेहतर बोलते हैं। जो कभी पायरेटेड VCD के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक जीवन शैली बन चुका है, जो यह तय कर रहा है कि युवा कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रिश्ते बनाते हैं और सुंदरता को कैसे परिभाषित करते हैं। केवेव ने सिर्फ संस्कृति नहीं बदली, इसने पैसों का बहाव भी बदल दिया है। मणिपुर में कोरियाई ड्रामों के पायरेटेड DVD ने मणिपुरी भाषा की फिल्मों से ज्यादा बिकवाली की।
मिजोरम में डब किए गए कोरियाई सीरियल्स के दौरान विज्ञापन दरें स्थानीय कार्यक्रमों की तुलना में 4 गुना अधिक है। नागालैंड और त्रिपुरा में के पॉप और के ड्रामों में डूबे युवाओं का मतलब है कि क्षेत्रीय फिल्मों और संगीत को अब कम समर्थन मिल रहा है। अब पैसा कोरियन थीम वाले कैफे, के ब्यूटी स्टोर्स, डांस स्टूडियोज में जा रहा है। ये व्यवसाय रोजगार तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन सिनेमा या कहानी कहने के क्षेत्र में नहीं। कोरियाई कंटेंट अब नया मापदंड बन चुका है। स्थानीय प्रोडक्शंस को लो क्वालिटी कहकर खारिज किया जा रहा है। असम के फिल्म निर्माता कहते हैं कि आज के युवा कोरियन स्टाइल लव स्टोरीज देखना चाहते हैं। नेपाल के फिल्म मेकर कहते हैं कि वे सियोल की चमक दमक और उच्च निर्माण गुणवत्ता से मुकाबला ही नहीं कर सकते। पूर्वोत्तर भारत और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में किशोर अब स्थानीय लोक नाटकों को नहीं देखते। अब वे क्रैश लैंडिंग ऑन यू और गॉब्लिन जैसे कोरियाई ड्रामे देखते हैं। वे बिहू के बजाय बीटीएस को फॉलो करते हैं। वे सरंगे ओप्पा पहले सीखते हैं, अपनी ही मातृभाषा बाद में। यह सिर्फ मीडिया की पसंद का बदलाव नहीं है, यह भावनात्मक जुड़ाव है एक बाहरी संस्कृति से और अपने भीतर की संस्कृति से एक गहरा कटाव। इम्फाल, शिलांग और आइजोल में अब पारिवारिक शामें के ड्रामों के इर्द गिर्द होती है। कोरियन प्रेम कहानियां उन्हें ज्यादा पवित्र और अपने जीवन से जुड़ी लगती है, जबकि बॉलीवुड की प्रेम कहानियां अतिरंजित महसूस होती है। शिलांग की एक 17 साल की लड़की कहती है, जब मैं एक कोरियन ड्रामा सबटाइटल्स के साथ अच्छे विजुअल में देख सकती हूं, तो मैं एक कम बजट की खासी फिल्म क्यों देखूं? समस्या कोरिया से प्रेम नहीं है, समस्या यह है कि उस प्रेम में अपनी भाषाओं और कहानियों की चुप्पी है। मणिपुर में हिंदी बैन ने एक समय में उछाल लाया। हर साल 70 से ज्यादा डिजिटल फिल्में बनने लगी, लेकिन अब वे भी के ड्रामों की एस्थेटिक और गुणवत्ता से मुकाबला नहीं कर पा रहे। कुछ फिल्मकार अब हाइब्रिड फॉर्मेट अपना रहे हैं, स्थानीय कथाओं को कोरियन विजुअल स्टाइल में ढालने की कोशिश कर रहे हैं। मिजोरम में टीवी चैनलों ने खुद का प्रोग्राम बनाना बंद कर दिया। अब वे सिर्फ कोरियन कंटेंट डब करते हैं, पर बदलाव की लहर उठ रही है। नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल में युवाओं के समूह फिल्म निर्माण की वर्कशॉप्स शुरू कर रहे हैं। शिलांग के कॉलेज अब एडिटिंग और स्टोरी टेलिंग सिखा रहे हैं। सांस्कृतिक नेता कह रहे हैं कि खासी और एओ नागा शोज को डब किया जाए ताकि संतुलन बना रहे। कुछ निर्माता के पॉप से प्रेरित रियलिटी शोज ला रहे हैं, पर स्थानीय चेहरों के साथ। नेपाल में निर्माता कोरियन स्टाइल में नेपाली रोमांटिक शॉट्स बना रहे हैं। ये नकल नहीं है, यह अनुकूलन है। गांवों में शिक्षक और बुजुर्ग बच्चों से कह रहे हैं कि फिर से स्थानीय सामग्री देखें। कुछ स्कूल और चर्च अब लोक कथाओं को फिल्मों में पिरोकर सांस्कृतिक विरासत को फिर से जीवित कर रहे हैं। शायद ये सबसे खतरनाक असर है। आज के किशोर अन्योंग हासेओ तो आसानी से बोल लेते हैं, पर माइटे, लेप्चा या गारो बोलने में हिचकिचाते हैं। बोलचाल की भाषा की जगह अब सबटाइटल्स ने ले ली है। मौखिक परंपरा जो कभी पीढ़ियों को जोड़ती थी, अब मुरझा रही है। स्कूलों के त्योहारों में अब बच्चे बीटीएस के गाने गाते हैं, न कि धान कटाई या फसल के पारंपरिक गीत। पारंपरिक जनजाति पोशाकें धीरे धीरे गायब हो रही हैं। फैशन, भाषा और सौंदर्य की परिभाषाएं सब कुछ बदल रहा है। पहाड़ी समुदायों के बुजुर्ग अब केवल सांस्कृतिक गिरावट की नहीं, बल्कि सांस्कृतिक विलुप्ति की चिंता करने लगे हैं। आइजोल की 15 वर्षीय लड़की को बीटीएस के सभी सदस्यों के जन्मदिन याद है, पर वह अपने समुदाय के 5 कलाकारों का नाम नहीं बता पाई। ये कोरिया की गलती नहीं है, यह भारत की गलती है कि उसने इन कहानियों को कभी स्थान नहीं दिया। यह हमारी भी गलती है कि हमने अपनी आवाज के लिए बनी जगह को चुप्पी से भर जाने दिया। फिर भी सब कुछ खोया नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बढ़ते दायरे के साथ अब कुछ पूर्वोत्तर कलाकारों को मंच मिलने लगा है। टीवीएफ एस्पिरेंट्स सीजन 1 में बीजू थांगजाम ने पेमा का किरदार निभाया, एक ऐसा पूर्वोत्तर चरित्र जो किसी स्टीरियोटाइप से परे था। सीजन 2 में टेंगम सेलिन एक मुख्य किरदार की प्रेमिका बनी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह पूर्वोत्तर से थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह कहानी का स्वाभाविक हिस्सा थी। अरुणाचल की अभिनेत्री चमदरांग अब अमेज़न प्राइम पर पहचान बना रही है। पाताल लोक सीजन 2 में कई पूर्वोत्तर कलाकार पुलिस अधिकारियों, एजेंटों और नेताओं के रूप में दिखे, गौरव और गरिमा के साथ। यह बदलाव धीमा है, छोटा है, परंतु यह हो रहा है। और शायद एक दिन जिन नामों को हम भूलते हैं, जाहनू बारुआ, अरिबम श्याम शर्मा, अंद्रिया, लिन, जुबीन, सीमा, पापो,
उन्हें हम अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि उस सिनेमा के पूर्वजों के रूप में याद करेंगे जिसने आखिरकार अपनी आवाज पा ही ली।